अच्छा जी। तुम्हारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और ये वेव्स का क्वेश्चन है। आज उधर देखते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है कि टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव मीट to form a stationary wave. Okay, the two wave have the same amplitude, wavelength, frequency and speed. तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें इन्होंने बता दी हैं कि जिस जो रिक्वायर्ड होती है स्टेशनरी वेव बनाने के लिए। एक चीज शायद मुझे नहीं दिख रही, दैट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सुपरपोज वो होती है, सही। तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड ये सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि जहाँ पे एंटी नोड बनेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम लाइक आपको डिफरेंस दिखेगा बिटवीन द टू एंटी नोड्स, राइट। और जहाँ पे नोड बनेगा वहाँ पे जीरो डिफरेंस दिखेगा बिटवीन द टू टू वेव्स कह लो आप, सही। तो तब हमारे पास स्टेशनरी वेव बन जाएगी, राइट। और ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्टेशनरी वेव प्रोग्रेसिव वेव से ही बनती है। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि स्टेट द अदर कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द टू। अच्छा, ये हमने लिख दिया है, सही है कि हमारे पास मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही। अच्छा जी। अगले पार्ट में कहते हैं कि अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग दैट इज stretched between the two fixed point A and B. Okay. um okay. Figure 5.1 shows the string at at time t equals to 0 when each point is at maximum displacement. Okay. Distance is this much, the period of the stationary wave is that much. Okay. तुमसे कहता है कि on the figure 5.1 sketch a solid line to show the position of the string at time t equals to this and this. अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत दफा रिपीट भी होके आया हुआ है, सही है। और मतलब ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, लेकिन जो जो कोर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अजीब सा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ना इसको आप कह लो कि प्रोग्रेसिव वेव के तौर पे समझ के गलत कर रहे होते हैं, राइट। तो इसको समझने का तरीका ये है, इसको आप इस तरह से सोचोगे कि मतलब आपने ये वेव आगे नहीं बनानी। बाल बच्चे वेव आगे बनाते हैं, बाल बच्चे जो है उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, सो ये आगे नहीं बनानी, इस तरह से नहीं करना है। देखो, इन्होंने अगर सबसे पहले तो हम टाइम के साथ खेल लें तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पूरा टाइम पीरियड जो है ना वो इन्होंने दिया हुआ है 0.16 का, सही है। तो तो इसका क्वार्टर अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.04 सेकेंड, 0.004 सेकेंड, राइट। और दिस वुड बी लाइक द सिक्स क्वार्टर, राइट। क्योंकि इसमें से 0.16 की तो एक वेव हो जाएगी, सही है। 0.016 की एक वेव हो जाएगी और फिर आगे मजीद जो है ना आधी वेव और ट्रेवल करिए, राइट। तो अब बेसिकली क्या है कि ये जो पूरी वेव है, आप ये समझ लो कि ये पूरी वेव है और इसकी पिक्चर इन्होंने ले ली है एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, राइट। अब क्या होगा कि ये ना अपनी पोजीशन स्विच करेगा। देखो, ये वेव मूव नहीं करती है स्टेशनरी वेव में, प्लीज कॉन्सेप्ट बिठाना कि ये वेव मूव नहीं करती है, ये सिर्फ ऊपर नीचे होती है, राइट। सो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे ये तुम्हें वेव इस तरह से दिख रही है, राइट। अभी मैं इन जनरल तुम्हें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। अच्छा, जब तुम्हारे पास क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड गुजरेगा तो क्या होगा? क्वार्टर में ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट। सो क्वार्टर के बाद तुम्हें जो ए और बी के बीच में जो चीज मिलेगी वो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, राइट। यानी दिस इज एट टाइम टी इक्वल्स टू 0.004, राइट। उसके बाद तुम्हारे पास जब हाफ ऑफ द वेव का टाइम गुजरेगा, यानी जब तुम 0 t = 0.008 पे खड़े होगे तो क्या होगा कि 0.04 पे तुम्हारे पास वेव इस तरह से आ चुकी है, राइट। अब इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा, सही है। सो ये वाला पोजीशन ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, राइट। तो अब ए और बी में तुम्हें क्या मिलेगा? वो तुम्हें इस तरह की वेव मिलेगी, राइट। सो दिस इज ए एंड बी एट टाइम टी इक्वल टू 0.08, राइट। फिर उसके बाद जब दोबारा से तुम्हारे पास अगला क्वार्टर गुजरेगा, यानी थर्ड क्वार्टर गुजरेगा, तो तुम्हारे पास क्या होगा?
जो मतलब जो वेव यूं ऊपर बनी हुई थी लाइक दिस, राइट, अब वो वापसी नीचे आ जाएगी, वापसी नीचे आ जाएगी, वापसी नीचे आ जाएगी, और अगेन थर्ड क्वार्टर पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट अगेन जीरो लाइन बन जाएगी, राइट। और फिर जब तुम्हारे पास फोर्थ क्वार्टर आएगा तो तुम्हारे पास वापसी ओरिजिनल शेप आ जाएगी, राइट। समझ रहे हो? तो ये इसको इस तरह से सोचना होता है, क्योंकि स्टेशनरी वेव है तो स्टेशनरी वेव सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट होती है, आगे पीछे नहीं जाती वो, राइट। तो तुम्हें सिर्फ ये चीज समझनी है कि तुमने उसको हर पॉइंट को ऑसिलेट करवाना है, राइट। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास वेव यहाँ पे, और तुम इस तरह से समझ लो कि तुम्हारे पास जो ना, ये तुम्हारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है, और ये तुम्हारे पास मीन पोजीशन है, राइट। अगर तुम मैं जनरल समझा रहा हूँ, मैं भी आगे वाले क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम इन जनरल यहाँ खड़े हो, सही है, और मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई 20 सेकेंड है तुम्हारे पास, सही है। ये नहीं समझ लो, तुम एक पार्टिकल इसको समझ लो, सही है, और ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, और इसका टाइम पीरियड है 20 सेकेंड का, यानी ये जो है ना ऑसिलेट होता है, ऊपर नीचे ऑसिलेट होता है, और 20 सेकेंड तक ये ऑसिलेट होता है, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन इसकी 20 सेकेंड पे, सही। तो अब तुम कैसे इसको सोचोगे कि तुम्हारे पास पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, राइट, और जब एक पूरी कंप्लीट ऑसिलेशन होगी तो पार्टिकल वापसी इसी पोजीशन पे आना चाहिए, मीन पोजीशन पे, राइट। ऑसिलेशन का मतलब यही होता है। अच्छा, तो अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 5, 10, 15, 20, राइट। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 5 सेकेंड मुझे ये पार्टिकल मिलेगा इधर आता हुआ, राइट। अगले यानी फिर उसके ये 5 सेकेंड पे मिल रहा है एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। फिर उसके बाद जो है, यानी थोड़ा सा हम इसको इधर मूव कर देते हैं एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट, क्योंकि एनर्जी भी जो ट्रांसफर हो रही है टी इक्वल टू 5 सेकेंड, सही है। उसके बाद 10 सेकेंड पे क्या होगा कि ये वापसी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 15 पे क्या होगा, फिर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाएगा। 20 पे क्या होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये, अब देखो ये वेव आगे जा रही है, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा, राइट, पार्टिकल सिर्फ यूं ऊपर जाएगा, वापसी नीचे आएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर वापसी ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से तुमने इस चीज को भी सोचना है, राइट। तो अब यहाँ पे भी अगर तुम देखो कि ये अब इस पॉइंट है, ये यहाँ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस तरह से होगा, सही है। और इसी तरीके से वेव का हर पॉइंट होगा, जो एंटी नोड वाले पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है, तो इसको ना हर पॉइंट को इसी तरह से सोचो, राइट। नोड वाले पॉइंट तो वो सेम ही रहेंगे, वो तो चाहे मीन पोजीशन मैक्सिमम हो, वो तो वही रहने, राइट। तो आई होप सो ये अब सेंस बना रहा होगा तुम्हारे लिए। तो अगर हम इस पर ड्रॉ करें तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैं तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास इस तरह से वेव बन रही होगी, राइट। मतलब बिल्कुल स्ट्रिंग जो है वो अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन पे होगी, राइट। अच्छा, अब अगर तुम देखो तो ये तुम्हारे पास जो है 0.024, दिस इज बेसिकली 0.016 प्लस 0.008, राइट। तो अगर 0.016 का करोगे तो, अच्छा मैं इसको ना पहले पी बोल देता हूँ, ओके। तो अगर तुम 0.016 का के लिए वेव को ऑसिलेट करोगे तो तुम्हारे पास जो एक्चुअली जो इन्होंने ड्रॉ की हुई पोजीशन है वही बन जाएगी, राइट। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस 0.08 सेकंड के लिए सोचना है, दैट्स इट, राइट। और हमने 0.08 सेकंड के नीचे बनाया कि जो एक्चुअल वेव उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है, राइट। तो ये बन जाएगा लाइक दिस, राइट, एंड दिस इज क्यू, यस क्यू, राइट। सो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा, सही। तो इसके अंदर ना ये एक तो ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपना, कि स्केच स्केच और सॉलिड लाइन, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सॉलिड लाइन का क्या मतलब है, क्या हमें ऐसी लाइन खींचनी है, क्या हमें ऐसी लाइन खींचनी है, में क्या करना है, राइट। तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है एक चीज। तो सॉलिड लाइन का मतलब है कि अगर तो वो लाइन बन रही है तो लाइन बनाओगे, अगर वो वेव बन रही है तो वेव बनाओगे, राइट। अच्छा खैर, इसकी तुम्हें मार्किंग की भी दिखा दूँ, एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखा दूँ। अच्छा, मार्किंग की में तुम्हें कह रहे हैं कि इतने प्यार से कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी लेवल पी, बच्चों की जान निकल जाती है, एक नंबर दिया होता है, कद्दू भी समझ नहीं आता है एक नंबर। और यानी मार्किंग की लाइन दैट इज मिरर इमेज ऑफ द गिवन लाइन इन लेवल क्यू। सही है, ये हमने इसी तरह से बना दिया। अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो दिस वाज आई थिंक पार्ट बी का पार्ट वन, बी का पार्ट वन, ओके। तो बी का पार्ट वन सेज
दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर, राइट? ऑल्दो 2 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर में तुम जलील हो गए हो पूरा, सही है। So the sketches drawn by many candidates suggest that they thought the wave was progressive. So yeah, the wave was a progressive wave traveling from left to right rather than an actual stationary wave, right? देखो प्रोग्रेसिव वेव आगे जाती है, स्टेशनरी वेव सिर्फ ऊपर नीचे होती है, दैट्स इट। तुम्हें ये सोचना है। तो इसको तो अगर तुम सोच के करोगे तो तुम्हारे पास ये चीज क्लियर हो जाएगी, सही। सो आई होप सो तुम इस चीज को समझ पा रहे होगे। आगे आ जाओ। सो डिटरमिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव along द स्ट्रिंग। ओके। अच्छा, अब बेसिकली तुम कहोगे कि अच्छा इतनी लंबी की हमने प्रोग्रेस स्टेशनरी वेव समझने में, और हमने दिमाग में बैठाया कि स्टेशनरी वेव आगे कह रहा है पगला कि प्रोग्रेसिव वेव है। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक तो प्रोग्रेशन हो रही है ना एनर्जी की, लेकिन उसके आगे नहीं जा रही। तो अगर हम सोचें कि हमारे पास जो, फॉर नाउ मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, कि हमारे पास जो है ना ये एक वेव यहाँ पे आ रही है, ये 2 वेव यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब है ए से बी में 2 वेव बन रही है। उन्होंने ए से बी का तुम्हें लेंथ दे रखा है 0.8, राइट? सो वेव लेंथ ऑफ द वेव तुम्हारे पास हो जाएगा 0.4 मीटर की, राइट? क्योंकि 2 वेव है, तुम डिवाइड बाई 2 करोगे, तुम्हारे पास एक वेव की लेंथ आ जाएगी, और वेव ऑफ वन लेंथ ऑफ वन वेव इज बेसिकली द वेव लेंथ, राइट? सो तुम्हें वेव लेंथ पता चल गई है, तुम्हारे पास टाइम हैगा, तो तुम फॉर्मूला लगा लो। पी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर लैम्डा ओवर टी कर लो स्ट्रेट अवे, सही है। लैम्डा तुम्हारे पास आ रहा है 0.4, और ये तुम्हारे पास आ रहा है 0.016। अच्छा जनाब। यहाँ से हम v निकाल लेते हैं। 0.4 डिवाइडेड बाय 0.016, सो आई एम गेटिंग 25 मीटर पर सेकेंड, राइट? इसके हम मार्किंग की देखें, 25 मीटर पर सेकेंड, राइट? एक नंबर तुम्हें दे रहा है कैलकुलेशन का, एक मार्क तुम्हें दे रहा है वेवलेंथ निकालने पे, और एक नंबर तुम्हें फॉर्मूला लगाने पे दे रहा है। फॉर्मूला लगाने पे दे रहा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाने पे। भाई ये तो फॉर्मूला लिख देना, आसान सा क्वेश्चन है, इसका मतलब होशियारी नाप की नहीं निकल जानी है। तो फॉर्मूला लगाने का दे रहा है, और एक नंबर जो है वो तुम्हें फिर आंसर का दे रहा है, सही हो गया। और ये जो आंसर का मार्क है ये डिपेंड कर रहा है पिछले वाले पार्ट पे, सही है। तो इसकी छोड़ मत देना प्लीज, वरना आंसर का नंबर जाएगा तुम्हारा। अच्छा। अच्छा, तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट में कहता है द जनरल सिंबल इक्वेशन फॉर determining the speed of the wave was usually recalled correctly. The most common mistake was to substitute into the equation an incorrect value of the wavelength. Okay, ये मसला आता है, सही। 0.8 मत ले लेना, 0.4 होगा। वो क्यों होगा वो मैं बता दिया। अच्छा जी। तुम्हारे पास पार्ट सी में तुमसे कहते हैं कि अच्छा पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है। तो पार्ट सी में तुमसे कहते हैं, a beam of a vertically polarized light of the intensity I naught is incident normally, बोले तो perpendicularly, on the polarizing filter that has its transmission axis at 30 degrees from the vertical, right? As shown, okay. अच्छा जनाब, वर्टिकली पोलराइज्ड, ओके। अच्छा, अब इन्होंने ना दो चीज़ों में तुम्हें शायद कंफ्यूज करेंगे कि आई नॉट अलग चीज़ है, आई वन अलग चीज़ है, आई टू अलग चीज़ है, राइट? इसको जरा प्लीज समझना। पोलराइजिंग फिल्टर 30 डिग्री पे, पोलराइजिंग फिल्टर 90 डिग्री पे, ओके। The transmitted light from the first polarizing filter has intensity I1. This light is then incident normally on the second polarizing filter that has its transmission axis 90 degree to the vertical. Okay, the transmitted light from the second filter has the intensity I2. Okay, so find out the ratio of, okay, तो तुम्हें पता है, मेरे सवाल लगा दो। I1 is equals to I naught cos square theta, right? So I1 over I naught is equals to cos स्क्वायर थीटा, राइट? तो तुम cos स्क्वायर की जगह थीटा रखो, तो थीटा तुम्हारे पास है 30। अच्छा, तुम्हारा अगर कभी मैथ से पाला नहीं पड़ा है और तुमने कभी भी cos साइन को स्क्वायर करके नहीं देखा है, तो इसका स्क्वायर करने का तरीका ये होता है कि तुम सबसे पहले एंगल की वैल्यू रखोगे 30, राइट? और फिर जो भी आएगा उसको होल स्क्वायर करोगे, राइट? ये कैलकुलेटर में जब तुम रखोगे तो इस तरह से रखोगे, राइट? क्योंकि वैसे कैलकुलेटर में अगर तुम सिर्फ हम जो लिखते हैं दिस इज द एब्रिविएशन,
राइट, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैलकुलेटर में तुम इसको इस तरह से नहीं रख सकते हो, जैसे ही तुम कॉस दबाओगे कैलकुलेटर के अंदर तो वैसे ही वो तुम्हारा ब्रैकेट ओपन करके देगा तुम्हें, राइट। सो तुम वहां पे स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हो कहीं पे, राइट। तो तुम जब कैलकुलेटर में प्लेस करोगे तो इस तरह से प्लेस करोगे, सही। या पहले आंसर निकाल लो, सही, कि जो भी तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, सही, उस आंसर को फिर स्क्वायर कर देना, सही। तो कॉस 30, और अगर तुम मैथ्स कर लो और तो तुम्हारा कैलकुलेटर अगर डिग्रीज में तो रेडियन, रेडियन में तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेना प्लीज। सो आई एम गेटिंग 0.75, राइट। अच्छा जी, अब तुमसे बोला है कि द रेशियो I2/I0। अच्छा, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि इसका रेशियो इसके रिस्पेक्ट से, राइट। इसके लिए ना तुम थोड़ा सा जो है ना इसको समझ के करोगे तुम्हारे पास हो जाएगा। कैसे? देखो, तुमने फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर के लिए इक्वेशन बना ली है, राइट। तुम सेकंड के लिए भी इक्वेशन बनाओ, सेकंड के लिए इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे? The emitted intensity is I2, right? So I2 is equal to the incident intensity is I1, right? I1 cos square theta, right? और तुमने जो एंगल इंक्रीज किया वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज किया? फ्रॉम 30 to 90, यानी 60 का तुमने इंक्रीमेंट लिया, राइट। यानी यहाँ से यहाँ तक का तुम एंगल लोगे फिर मजीद, राइट। जो एंगल का तुमने चेंज किया वो तुम लोगे, पूरा 90 मत ले लेना, गलत हो जाएगा बड़ा। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये आ गया, सही है। अच्छा, अब तुम्हें एक तो ये इक्वेशन पता है, सही। पिछले वाले पार्ट में अगर तुम गौर करो तो तुम्हें ये इक्वेशन पता है, I1/I0 is equals to 0.75, right? You can rearrange this equation in term of I1. So I1 times I0 0.75, right? बिल्कुल कॉमन सी, बिल्कुल बेसिक सी मैथ्स है, सही। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई यहाँ पे। I1 को तुम उठा के I1 की जगह पे रख दो, सही है। I1 को यहाँ पे रख दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा I2 is equals to I0 0.75, राइट, टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये तुम्हारे पास इक्वेशन मिल गई। अच्छा जी, तो तुम्हें I2 और I0 निकालना है, तो I2/I0, सही है, इज इक्वल टू 0.75, और कॉस, हमने कितने एंगल का मसीह चेंज किया है, दैट इज 60, राइट। 30 पहले से था, 60 उसके बाद किया, और तुम इसका होल स्क्वायर कर दो, राइट। तो निकाल लेते हैं। अच्छा जी, cos 60 whole square into answer. So I'm getting 0.1875. So I can write this as 0.19, right? Okay, 0 point, okay, perfect. सही। तो 0.075 वाला, पहले वाला थोड़ा आसान सा था, वो तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरे वाले में वो तुमसे कह रहा है कि I2/I1 इज दिस मच, राइट, ये हमने लिख लिया। और I2/I0 इज कॉस स्क्वायर 30, जो कि तुमने पिछले वाले पार्ट में निकाला था, दैट इज लाइक 0.75, राइट। जो कि हम 0.75 लिख रहे हैं वो एक्चुअली कॉस स्क्वायर 30 था, राइट। या इन्होंने इस तरह से किया हुआ है, राइट। तो आपके पास ये आ गया, सही। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। Only a minority of the candidates were able to recall the general symbol equation representing Mueller's law. Those candidates who could recall the general equation often difficulty in applying it to the equation. Sometimes the ratio was thought to be equal to cos 30. cos square 30 है, वो cos 30 एम्पलीट्यूड का बनेगा, राइट, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, राइट। मतलब एम्पलीट्यूड की जब इक्वेशन बनाओगे तो A1 is equals to A0 cos 30 बनाओगे, और अगर इंटेंसिटी की बनाओगे तो A1 is equals to A0 cos स्क्वायर 30 बनाओगे, सही। क्योंकि तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का स्क्वायर, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, राइट। अच्छा जी, ये बता दिया, ओके। अगला अगला तुमसे कह रहा है कि a significant number of candidates did not attempt this part of the question and only the strongest candidate were able to calculate the correct ratio. Many candidates used a factor of cos square 90 instead of cos square 30, which then gave an incorrect final answer of 0, right? तो ये मत करना प्लीज। अच्छा जी, सही हो गया।
चलो ये थोड़ा सा तुम कह सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सो इट्स नॉट दैट दैट मच इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल वो कह रहा है, एग्जाम रिपोर्ट में कह रहा है तुम्हें, और ये वाला पार्ट भी एग्जाम रिपोर्ट में तुम्हें कह रहा है कि डिफिकल्ट था, राइट। तो खैर मैंने समझा दिया, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए जी।